So already we have finished the chapter alternating currents last time. So now we'll just go to the numericals from this chapter. So let us revise some formulae from this chapter. ओके, बता सकते हो क्या क्या कौन से फॉर्मूले है इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले हमने देखा द कंसेप्ट ऑफ एवरेज करंट और आरएमएस करंट, राइट? यस, सो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज करंट या एवरेज ईएमएफ, तो आई एवरेज वी कैन से. So current, average current becomes actually equal to I naught upon pi by 2. Okay, ये फॉर्मूला है एवरेज करंट के लिए. फिर वापस IRMS, RMS करंट के लिए क्या फॉर्मूला बनता है ये भी हमने ऑलरेडी देखा. IRMS is actually equal to I naught upon root 2, correct? In the same way, we can also find out the formula for E average, that is the average EMF, which will be equal to E naught upon pi by 2, correct? And also that the ERMS, that is the RMS value of EMF, which is going to be equal to E naught upon root 2. So both of these values depend actually on E naught. ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है? E naught के ऊपर वो डिपेंड करता है. चलो ठीक है. इसके बाद हमने देखा कि रेजिस्टिव सर्किट जो होता है, तो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हमने सेपरेट एनालिसिस किया था. तो रेजिस्टिव सर्किट का बताओ फटाफट. करंट इज टेकन एज I is equal to I naught sin omega t, and EMF is obtained to be E naught sin omega t. इसमें साइन तो उसमें भी साइन होता है, नो डाउट. और पावर जो है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ साइकिल is given by the formula ERMS into IRMS simply. So this is the formula for average power, and also the average power can also be written to be simply equal to half of E naught into I naught, remember. And the phasor diagram for such a resistive circuit happens to be simply the current in the same direction and EMF also in the same direction. Current I naught and EMF E naught, both of them can be represented by the vectors which are making the same angles with the x-axis, no doubt. Chalo, this is all about the resistive circuit. Now we can just talk about the inductive circuit. What happens in case of inductive circuit? See here, इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट जो है, इफ वी टेक द करंट I to be simply equal to I naught into sin omega t, then EMF E can be written to be simply equal to E naught into sin, इसमें क्या आएगा बताओ? ओमेगा टी प्लस अल्फा आएगा या माइनस अल्फा आएगा? क्या समझते हो? इंडक्टिव केस में क्या होता है, कौन बताएगा? इंडक्टर में करंट लैग करता है. यस, नहीं, करंट लैग करता है तो करंट में माइनस आएगा, लेकिन करंट में तो हमने माइनस लिया ही नहीं है, वो ओमेगा टी है ऑलरेडी. तो करंट को के साथ ही हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ईएमएफ के अंदर यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है? ये इस तरह से. तो ईएमएफ जो है वो लीड करता है, करंट लैग करता है. हाँ, अगर हमने ऐसा लिया रहता कि ईएमएफ को अगर हमने लिया रहता ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उस केस में क्या बनता था? करंट का जो इक्वेशन है, तो करंट कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी सिंपली इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, सॉरी ये फाई नहीं, पाई बाय 2. yes, so here it will be, the phase difference is pi by 2, no doubt, but here it will be minus of pi by 2,
करंट के अंदर मतलब ईएमएफ को अगर हमने रेफरेंस में लिया तो उस केस में करंट के इक्वेशन में -π/2 आएगा, ये पता है सिम्प्लिमेटिक से। और अगर करंट को हमने रेफरेंस में लिया, ये देखो करंट जहाँ पे रेफरेंस में है, तो उसके कंपैरिजन में ईएमएफ क्या करता है, लीड करता है, आगे दौड़ता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि उसके एंगल के अंदर +π/2 आएगा, नो डाउट। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है वो दोनों इंडक्टर के लिए ही है, हाँ, याद रखो। दिस इज ऑल्सो फॉर इंडक्टर एंड दिस इज ऑल्सो फॉर इंडक्टिव सर्किट ओनली, नो डाउट। तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर शॉर्ट में हम क्या बता सकते हैं, करंट लैग करता है और ईएमएफ लीड करता है, बस इतना ही याद रखना है। ओके, और उसके बाद हम देख सकते हैं पावर कंजम्पशन इन दिस केस, average power consumed here is going to be 0, no doubt, because EMF and current, both of them are going to be out of phase, or they are going to be 90-degree phase difference with each other. तो ये दोनों के बीच में इस तरह से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हुआ करता है, जिसमें अगर यहाँ पे हम करंट दिखाते हैं तो इस तरफ ईएमएफ दिखाया जाएगा, ई नॉट। ठीक है, करंट ऑलवेज lags the EMF by phase difference of π/2 radian, like this. And also that even we can just draw this diagram also in this way. तो EMF को अगर हमने x axis के along ले लिया, like E naught here, then current will be drawn here to be 90 degree behind the phase with respect to the EMF, like this, in the negative direction of y axis, no doubt. And also that the XL, which is called as the inductive reactance, is defined as omega into L, or it is also given by 2π f into L. And if we just draw the graph between frequency and the inductive reactance XL here, then it happens to be a straight line like this. Okay, and also that the inductive reactance is the ratio of RMS current, RMS EMF to the RMS current. Remember, XL is given by the ratio of ERMS upon IRMS, but this is in case of an inductive circuit, remember. And even XL is also equal to the ratio of E naught, that is the maximum value of EMF, to the maximum value of current, that is I naught. Okay, तो ये पूरा जो है वो इंडक्टिव सर्किट के बारे में हम बात कर सकते हैं, नो डाउट। चलो ठीक है, अभी कैपेसिटिव सर्किट के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं, देखो ठीक से। If we just talk about the capacitive circuit, suppose it is here, तो कैपेसिटिव सर्किट हमने यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। तो देखो होता क्या है कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, if we take the EMF into reference, so if we just denote this EMF E as E naught sin omega t, then we can just be able to get the current I to be simply equal to I naught into sin, देखो बताओ अभी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस या माइनस? कैपेसिटर के अंदर करंट का क्या होता है, प्लस। यस, प्लस, क्योंकि वो लीड करता है, करंट लीड्स EMF इन केस ऑफ कैपेसिटर, सो इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2 आ जाएगा, नो डाउट। बट अगर हमने करंट को ही रेफरेंस में ले लिया, मतलब करंट ही अगर ले लिया, करंट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट ही रेफरेंस में हो गया, तो उस केस में फिर यहाँ पे EMF जो है वो लैग करेगा। तो लैग करने का मतलब है उसके इक्वेशन में E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ऐसे आएगा, देखो ठीक से। और फिर इसमें पावर कंजम्पशन इसमें भी 0 होता है, नो डाउट। So power consumed in the capacitive circuit is always 0. Average power is going to be 0, no doubt. And if we just try to draw the phasor diagram, then we can just draw the EMF to be along the x-axis, E naught, and the current will be along positive direction of x-axis because it leads. Okay. And if we draw the current in x-axis like this, then we should draw the करंट को, अगर हमने यहाँ पे I नॉट ले लिया, तो फिर यहाँ पे EMF जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा। इन शॉर्ट क्या है कि करंट लीड्स, EMF लैग्स, ये दोनों तरफ हमको वही बात दिखाई दे रही है, राइट। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बोथ ऑफ दिस EMF एंड करंट हैज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन इन दिस वे।
Okay. The next here is about a capacitive reactance. XC जो होता है XC, the opposition granted by the capacitance to the AC source is given by 1 upon omega C, which can also be written as 1 upon 2 pi into F into C. Okay, and if now we just draw the graph between the frequency and the XC here, तो अगर सपोज हमने यहाँ पे XC डाल दिया y एक्सिस पे और x एक्सिस पे अगर फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, तो ग्राफ हैपेंस टू बी द curved, hyperbolic curved like this, ठीक है ना, which decreases, XC decreases as F increases, remember, and for DC F becomes equal to 0, so in that case XC becomes infinite. That means the capacitor opposes its reactance or its opposition becomes infinity for the DC source. ठीक है, तो DC के लिए उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी बनता है और AC के लिए जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है. तो ये सब चीजें हमने देखी थी. इसके अलावा फिर LCR सर्किट के बारे में भी हमने देखा था. If suppose AC source is connected across an series LCR circuit like this, ये suppose series LCR circuit है. ओके, तो उस केस में क्या होता है देखो, तो वी कैन टेक द करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी फॉर द रेफरेंस. तो करंट को हम रेफरेंस में ले लेते हैं और उस केस में EMF इज ऑब्टेन टू बी सिंपली इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अब यहाँ अल्फा फाइ. अब यहाँ पे प्लस या माइनस, ये इट डिपेंड्स ऑन द वेदर फाइ इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, एंड दैट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फेजर डायग्राम. जो उसका फेजर ट्रायंगल होता है, इंपीडेंस ट्रायंगल, उसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे. सो इन दैट करंट इज ड्रॉन along this positive direction of x axis, which we can denote it by I naught. Okay, तो ये I naught से हम उसको डिनोट कर सकते हैं आराम से. This is the current. Okay, now the EMF will be drawn, EMF across resistor will be drawn along this positive direction of x axis only. ये हो गया हमारा EMF across resistor, which is drawn along the positive direction of x axis. उसको हम डिनोट करेंगे ER से. ठीक है, this is your ER, no doubt. And the EMF across inductance can be drawn along the positive direction of y axis like this. This is the EMF along EMF across inductor. उसको हम डिनोट कर देंगे EC से. तो ये हो गया हमारा EC. Okay, and at the same time the EL. Okay, and now at the same time the and EMF across capacitor can be shown to be along negative direction of y-axis like this. And now we have to find out the resultant of all these three. So उसके लिए EL minus EC can be easily found to be just along the positive direction of y-axis if EL is greater than EC. Okay, तो EL अगर EC से बड़ा है तो फिर वो हमको ऊपर तरफ इस तरफ मिलेगा. So this is actually going to be the resultant of EL and EC, which will be along this positive direction of x-axis, y-axis, and its magnitude will actually be EL minus EC, no doubt. So this is EL minus EC here, and the resultant of this EL and EC here can be drawn along this diagonal of the parallelogram formed by this ER and EL minus EC here, which will be along the diagonal, and this diagonal actually represents the EMF across the circuit, whole circuit.
which is denoted by E naught. ओके, तो ये E naught बनता है, और इसका जो एंगल बना हुआ है इस करंट के साथ उस वो phi कहलाता है. And if this phi is positive, that means EMF actually leads the current, and if it is negative, then it will just be below like this. इस तरफ वो होगा, तो उस केस में EMF will be supposed to be lag the current in this way. And in any case, the angle phi is given by this formula tan phi, which is going to be equal to EL minus EC, and that is to be divided by ER. Okay. And even if we just replace this EL by EL, EC and ER, इन तीनों को अगर हमने करंट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया तो इसका और एक फॉर्मूला हमको मिल जाता है XL minus XC upon R, simply R. So this is actually going to be the formula for phi. Okay, and at the same time, the combined opposition of all these three, inductor, capacitor and resistor, इन तीनों का जो combined opposition बनता है उसको हम reactance बोलते हैं, and that reactance is actually given by the formula root of R square plus XL minus XC the whole square. Correct है? So this is the formula for impedance, remember, in case of LCR, series LCR circuit. Okay, this is L, this is C and this is R. तो impedance इस तरह से हमको मिल जाता है, and this impedance is actually the ratio of ERMS to IRMS. Remember, ERMS और IRMS का जो ratio होता है उसको भी impedance बोलते हैं, and at the same time this impedance is also the ratio of E naught to I naught also. तो E naught और I naught मतलब maximum values of EMF and maximum value of current, इन दोनों का भी ratio impedance ही होता है. Okay, so this is all about the series LCR circuit. और उसके आप उससे भी आगे जाके हमने resonant circuit का भी concept देखा था. What happens at resonance? Series resonance के अंदर क्या होता है? XL becomes exactly equal to XC. Okay, and that happens at resonance. And see what happens at resonance. We can just list out all the things. See what happens at resonance. सबसे पहली बात, XL becomes equal to XC, no doubt. दूसरी बात और क्या होता है बताओ? Current is going to be maximum, no doubt. और क्या होता है? List out करो फटाफट. अगर XL equal to XC बन गया तो उस केस में क्या होगा? ये देखो, XL और XC अगर इक्वल है तो फिर EL और EC भी तो इक्वल होगा कि नहीं? जरूर. इसका मतलब ये हो गया कि the EMF across inductor and the EMF across resistor is also resistor नहीं, capacitor is going to be equal, no doubt. और at the same time third point क्या होता है देखो ठीक से, अगर हमने XL और XC इक्वल, अगर यहाँ पे इक्वल डाल दिया ये इक्वेशन के अंदर तो क्या बनेगा? ये पूरा जो है वो डिफरेंस जीरो बन जाएगा, और अगर डिफरेंस जीरो बनता है तो R square plus 0 becomes R square only, and root of R square comes out to be R only, and hence we can just conclude that Z actually becomes equal to R at resonance. Remember, तो resonance में तीसरी चीज क्या होती है? Impedance becomes exactly same as R, no doubt. और एक बात क्या होती है देखो ठीक से, कि जबकि यहाँ पे XL minus XC अगर जीरो बन गया, न्यूमरेटर जीरो बन गया, तो ये जो tan phi का भी जो वैल्यू है वो जीरो बन जाएगा, और tan phi का वैल्यू जीरो बनने से ये जो phi है वो भी जीरो बन जाएगा. That means this arrow will just be along the current. That means phi becomes actually zero. Okay, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी, कि phi actually becomes zero, no doubt. Okay, so phi becomes zero, and since phi becomes zero, we can just say that the circuit is purely resistive, which is just clear from this Z equal to R also. Okay, so circuit is resistive because even if the inductor and capacitor is already there,
Okay, circuit is resistive, and even if inductor and capacitor are already there, their effect has been cancelled. ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर उस सर्किट के अंदर है ही नहीं, पूरा जो इफेक्ट है तो वो रजिस्टर का ही हुआ करता है, याद रखो से। और दूसरी बात क्या होती है, और क्या होता है रेजोनेंस के अंदर, बताओ फटाफट। No, no, Z becomes equal to R. If you just find out the current IRMS, then it becomes actually ERMS upon R, which is maximum. Okay, current is maximum, no doubt. Current A maximum होता है यहाँ पे उस केस में। और क्या बनता है बताओ? As you can see from the graph, the current is maximum in case of the inductive resonance circuit at resonance. और मेन बात तो ये है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना बनता है? रेजोनेंस होता ही कब है? जब फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई इंटू रूट LC के बराबर बनता है, तभी रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू कितना बनता है उस समय रेजोनेंस के ऊपर? तो 1/रूट LC के बराबर बनता है ओमेगा का वैल्यू, याद रखो से। एंड व्हाट अबाउट द पावर? अच्छा, इन जनरल व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन केस ऑफ द LCR सर्किट? सीरीज LCR सर्किट के अंदर पावर कितना कंज्यूम होता है? Remember, the average power consumed in case of an LCR circuit is given by the formula ERMS into IRMS into cos phi. Remember, where cos phi is called as the power factor, which is very important factor here. And hence, but in case of this series resonance circuit, अगर resonance हो रहा है तो resonance के केस में क्या होगा? phi तो 0 बन गया, तो phi 0 होने की वजह से power consumed will be maximum in this case. So power consumed in this case here will actually be equal to simply the product of ERMS into IRMS, no doubt, because phi becomes 0 and cos phi becomes 1, and cos phi 1 बन गया, तो ये जो भी ERMS into IRMS है वही पावर बनेगा, no doubt. तो power consumed is maximum, no doubt. तो इतनी सारी चीजें रेजोनेंस पे होती है, वो भी सीरीज रेजोनेंस के अंदर, याद रखो ठीक से, ठीक है। और कुछ होता है याद आ रहा है? इवन Z becomes minimum, ये जो Z equal to R होता है वो मिनिमम बनता है, मिनिमम। एंड ऑल्सो दैट द नेट EMF, ठीक है ना, नेट EMF जो होता है, मतलब जो सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम EMF होता है E0, वो एक्चुअली रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप होने वाले EMF के बराबर रहता है, ER के बराबर रहता है, ER। क्योंकि हमने ऑलरेडी ये इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन के जैसा और एक इक्वेशन जो ढूंढा था in case of the resistive circuit. It looks like this. See here, E0 square is equal to ER square plus EL minus EC का होल स्क्वायर। ये भी तो होता है कि नहीं? तो इसलिए अगर EL और EC अगर इक्वल हो गया, ये EL और EC इक्वल हो गया, तो उस केस में उनका दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा, और डिफरेंस ही 0 हो गया तो E0 square becomes equal to ER square, and if we take the square root then we can just get that E0 becomes equal to ER. This happens in case of the resonance, remember. तो सिर्फ देखो इतनी सारी चीजें होती है रेजोनेंस के अंदर, ठीक है, ये भी सीरीज रेजोनेंस के अंदर। अभी अगर बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस के अंदर, तो देखो ठीक से, in case of the parallel resonance, the inductor and capacitor are connected in parallel to each other, and their combination is connected to a AC source like this. So in this case the impedance कितना बनता है? It's given by, और current और EMF कितना बनता है? EMF can be taken as E0 sin omega t, okay, and current I can be written to be simply equal to I0 into cos omega t. But in this case I0 is given by, I0 के लिए क्या फॉर्मूला आपको मिलता है? E0 into
1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। ओके, ये बनता है करंट के लिए फॉर्मूला, जिसके कारण Z के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? Z मतलब इम्पीडेंस। पैरेलल LC सर्किट का इम्पीडेंस कितना बन रहा है? सो इट बिकम्स 1 अपॉन XC minus 1 upon XL, which can also be written as 1 upon Z is equal to 1 upon XC minus 1 upon XL. This is actually the relationship between Z, XL and XC in case of the parallel resonant circuit. Parallel LC circuit. But in case of resonance, what happens is, अब देखो ठीक से फिर से लिस्ट आउट करो, व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस, लिस्ट इट आउट वन बाय वन। सबसे पहली बात, XL becomes equal to XC once again, ठीक है, and because of that only the resonant frequency can be written to be simply equal to 1 upon 2 pi root LC, and at the same time omega can be written to be simply equal to 1 upon root LC only, and also that the current becomes minimum, correct है ना? Current IRMS becomes minimum, and that is actually zero. It becomes zero. So RMS value of current becomes zero. And also what happens in the resonant condition in parallel resonance circuit? Yes, XL equal to XC होने की वजह से IL also becomes equal to IC. IL और IC सेम बनते हैं, but they are out of phase. They are 180 degree phase difference with each other. ओके, उनके बीच में 180 डिग्री इतना फेज डिफरेंस होता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल करते हैं। एंड आई जो है मेन सर्किट में से जो फ्लो होने वाला करंट जो है, तो वो जीरो बन जाता है। नो करंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, बट द करंट जस्ट सर्कुलेट्स विद इन द लूप, इधर से इधर और उल्टा इधर से इधर, ऐसे ही करंट सर्कुलेट होता रहता है। मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। ये जो लूप दिख रहा है, ये लूप के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होता है, लेकिन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये बात हमको समझनी है। जीरो करंट फ्लोज थ्रू दिस आउटर सर्किट, बट द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द लूप हियर। तो ये हमको समझना है, ठीक है। और क्या होता है? Z becomes infinity in this case. In the case of parallel LC circuit, Z can become infinity. It is maximum, and that's why the LC parallel circuit, resonant circuit, acts as a open switch. ये जो है, ये पूरा जो पार्ट है वो जैसा कि ओपन स्विच के जैसा काम करता है, बिकॉज इट डजंट एक्सट्रैक्ट एनी करंट फ्रॉम द सोर्स। कोई करंट वो लेता ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया, ओके, क्योंकि करंट जीरो है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन एट द resonance in case of parallel LC circuit, parallel LC resonance, okay। और क्या होता है? और इसमें जो हमने बात की थी Q factor के बारे में, हमने बताया था Q factor। if suppose there is a resonance curve, suppose this is the x-axis, this is y-axis, and suppose there is a frequency is plotted on the x-axis, frequency हो या ओमेगा को भी प्लॉट कर सकते हैं, and suppose that the current RMS current or maximum current is plotted on the y-axis, suppose, okay। So the graph will be shown like this, इस टाइप का ग्राफ हमको मिलता है, जिसमें the RMS value of current is found to increase initially, become maximum, and then decrease, and at a particular point at which it becomes maximum, that particular omega is called as resonant omega, ठीक है ना। ओमेगा आर उसको हम डिनोट कर सकते हैं, नो डाउट। बट अभी यहाँ पे देखो, इस IRMS जो है, जितना भी पावर यहाँ पे कंज्यूम होता है इस पॉइंट पे, तो उससे हाफ पावर कंज्यूम होने के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड होगा? तो यहाँ पे सपोज कुछ ना कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे एक करंट रिक्वायर्ड होगा जहाँ पे हाफ पावर कंज्यूम होगा। तो हाफ पावर कंज्यूम होने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड है, तो उसको हम बोल सकते हैं इट विल बी एक्चुअली IRMS डिवाइडेड बाय √2, ओके।
IRMS अपॉन √2 इतना करंट फ्लो होने के लिए देखो ठीक से, if we just draw a perpendicular from this point like this, यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इस ग्राफ को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा जरूर। इवन उसको हम और आगे एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाके भी वो किसी ना किसी पॉइंट को कट करेगा उसको। यहाँ से अगर हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए नीचे, देखो यहाँ से इस तरह से और यहाँ पे नीचे, तो ये जो दो पॉइंट्स है वो दो पॉइंट्स एक्चुअली कहलाएंगे ओमेगा 1, वी कैन कॉल इट एज ओमेगा 1। ये पहला जो फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है उसको हम बोलेंगे ओमेगा 1, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी मिलता है उसको हम बोलेंगे ओमेगा 2। and the distance between these two or difference between these two omega 1 and omega 2 is called as the bandwidth, which is denoted by delta omega. Remember, it's denoted by delta omega. इसको हम delta omega बोल सकते हैं। and the ratio of this omega r to this delta omega is actually called as the quality factor, ठीक है ना, it is denoted by q, or we can also express it in terms of the omega 1 and omega 2 also, that is omega r upon the difference of omega 2 and omega 1। देखो ये ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस लेने के से भी हमको क्या मिलेगा, ये डेल्टा ओमेगा ही मिलने वाला है, नो डाउट। तो ये डेल्टा ओमेगा यहाँ पे नीचे ले लो, या तो फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ले लो, एक ही बात है, नो डाउट। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द Q factor which gives us an idea about the quality of this resonance curve, ठीक है, quality, ठीक है ना, which is the which represents the sharpness of this resonance curve। जैसे अगर देखेंगे तो ये कर्व जो है वो ज्यादा शार्प नहीं है, ये कर्व सा थोड़ा ज्यादा शार्प है, और ये कर्व बहुत ही शार्प है। तो इस वाले कर्व का Q का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, इस वाले Q कर्व का Q का वैल्यू थोड़ा कम होगा, और इस वाले थर्ड वाले कर्व का जो Q का वैल्यू है वो सबसे कम होगा। तो जितना शार्पनेस कम उतना Q का वैल्यू कम, और इसलिए उस केस में ये जो Q है इट गिव्स अस द क्वालिटी ऑफ दैट रेजोनेंस कर्व, रिमेंबर। yes, so this is all about the formulae from this chapter. Let us start the numericals now. Just see this first question or 12th question from your textbook. See it, I'm going to read it. If the effective current in 50 cycle of AC circuit is 5 ampere, what is the peak value of current, and what is the current 1/600 seconds after it was 0? Yes, so they could say if the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere. yes, effective current मतलब क्या होता है यहाँ पे, इफेक्टिव करंट का मतलब होता है आरएमएस करंट। याद रखो ठीक से, कभी भी जब भी तुमको इफेक्टिव वैल्यू दिया जाता है या सिर्फ करंट दिया जाता है एसी में, तो एसी के अंदर करंट मतलब आरएमएस करंट, याद रखो ठीक से। तो इसलिए आरएमएस करंट यहाँ पे दिया हुआ है, वी कैन जस्ट डिनोट इट बाय आईआरएमएस व्हिच इज गिवन टू बी 5 एम्पियर। ओके, अगर आईआरएमएस 5 एम्पियर है तो पीक वैल्यू हमको निकालने का है, तो पीक वैल्यू कितना होगा, क्योंकि देखो आईआरएमएस इक्वल टू क्या होता है, IRMS is always equal to I naught by √2. Okay, so if you want I naught, we can just write it as I naught is equal to √2 into IRMS, and if you just put the value of IRMS here, then we can be able to get this 1.414, which is the value of √2 multiplied by RMS value of current, which is going to be 5 ampere, which is given here. So if you just multiply this together, then we can just get it as 0, ये 7 इधर आएगा 0 फिर से और 7। okay, so it will be 7.07 ampere, which is going to be the answer. okay, and रही बात what is the current 1/600 seconds after it was 0? Obviously this current is actually going to be a sinusoidal one. So if we just draw the graph of this current, then it will look like sinusoidal like this.
ओके, इस तरह से। तो इसमें यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम एक्चुअली कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का भी वैल्यू चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक टाइम इंस्टेंट हमको दिया हुआ है जो कि 1/600 सेकेंड्स, ये इतना टाइम इंस्टेंट है। ठीक है, इस इंस्टेंट के बाद मतलब यहाँ से जीरो होने के एक 1/600 टाइम इंस्टेंट के बाद करंट का वैल्यू कितना होगा तो वो हमको ढूंढ के निकालना है। दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस करंट, राइट? So in order to find out the instantaneous current, we want equation of current. The equation of current क्या होता है? If it starts from zero, then we can just take it as I is equal to I naught sine omega t. Okay. So this is the instantaneous value of current. But here omega is not known actually, which will be obtained by using this 50 cycle 50 cycle AC circuit. एक्चुअली ये 50 साइकिल, ये वर्ड एक्चुअली गलत है। दे शुड से दैट 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया है इन शॉर्ट। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी दिया जाता है 50 साइकिल्स पर सेकेंड, इफ द फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी 50 हर्ट्ज, साइकिल्स पर सेकेंड मतलब ही हर्ट्ज, तो उस केस में फिर ओमेगा कितना होगा निकाल सकते हैं आराम से। ओमेगा विल एक्चुअली बी इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, राइट? So if we just multiply this here, then we can get this 2 pi into 50, which is going to be 100 pi. तो ओमेगा का वैल्यू हमको मिल गया 100 pi. Yes, and now if we just put this value here in this equation for the current, then we can be able to get that I is equal to I naught into sine omega t. But omega is what? 100 pi. So here we have put it as 100 pi इंटू टी। ये हमको इक्वेशन मिल रहा है जिसमें आई नॉट का भी वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी। ये देखो आई नॉट ये इधर लिखा हुआ है कि नहीं, जब जो कि हमने अभी अभी निकाला IRMS यूज करके। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का इक्वेशन क्या बन गया हमारा? I इज इक्वल टू 7.07 इंटू साइन ब्रैकेट में 100 पाई टी। ओके, ये बन गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का इक्वेशन। ओके, but if we just find out the current at 1/600 seconds, so what happens at time t equal to 1/600? You have to check it out. So just put equal to t equal to 1/600 in this equation here, and we get this I simply equal to 7.07 into sine of bracket में क्या आएगा यहाँ पे देखो 100 pi multiplied with t, which is 1/600 here. तो ये अगर हमने 1/600 डाल दिया इधर और ब्रैकेट कंप्लीट किया तो हमको देखो क्या मिलेगा यहाँ पे। यस, सो वी कैन गेट इट एज I इज इक्वल टू 7.07 into sin, व्हाट इज दिस, 0 कैंसल, और हमको मिलेगा क्या? सिंपली π/6, राइट? सो हियर इट इज गोइंग टू बी π/6। बट π/6 मतलब अगर इसको रेडियन से डिग्री में अगर कन्वर्ट करेंगे तो it comes out to be 30 degree, correct है? So we can write it in the next step, that is 7.07 into sine 30 degree. And what is sine 30 degree? Do you know? Sine 30 degree is 1/2, remember? So if we just put it here, then we can get this as 7.07 into 1/2, and 1/2 मतलब इसको अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा हमको? 3.5 and 35. Yes, that is going to be in ampere. So this is actually the current flowing through the circuit at that instant, remember? Okay, chalo theek hai. So this is all about the first numerical we have done here. Just take the screenshot of this first. Yes, let us do the next question now.
Just read this question carefully. A light bulb is rated as 100 watt for 220 volt AC supply of 50 hertz. Calculate the resistance of the bulb and RMS current through the bulb. Okay. तो देखो ठीक से बल्ब का रेटिंग क्या दिया हुआ है 100 watt. तो इसका मतलब power consumed in the bulb is going to be 100 watt when 220 volt AC supply is connected to it. So ERMS कितना दिया हुआ है यहाँ पे ये जो 220 है वो ERMS है भूलो मत जैसे कि मैंने अभी बताया था unless and until it is mentioned it's always to be taken as RMS values. Okay, so it is 220 volt. This is the ERMS and 50 hertz ये frequency भी दिया हुआ है देखो frequency of AC source is given to be 50 hertz. No doubt. Okay, calculate the resistance of the bulb. Okay, so see here resistance कैसे निकालेंगे? What is the formula for P average? Average value of power over a circuit over a cycle is given by ERMS into IRMS. करेक्ट है? लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव सर्किट के केस में क्या होता है यहाँ पे cos phi की जरूरत नहीं है. cos phi अगर लिया भी तो भी phi का वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा और cos 0 becomes 1 and that's why in case of resistive circuit there is no need of power factor is already 1 no doubt. But IRMS को कैसे एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे वो दिया ही नहीं है. IRMS is not given. How will you express it in terms of ERMS? So see, ERMS kept as it is into IRMS can be actually written as ERMS upon R. Okay, ये हमको मिल जाता है. So this is the value of average power. So if we just simplify this further, then we can be able to get that this average power is actually equal to ERMS square upon R. Correct? Hai? And if you want to find out R, then we'll be able to take this P average in the denominator. So that's to get this as ERMS square upon average power, right? So what is ERMS? See here, it is 220 volt and average power is 100 watt. So just put all these values here. So 220 into 220, that is to be divided by average power, which is 100. So that we can just cancel this 0 and this 0 also here. And we can be able to be left with 22 into 22. That is the 22 का square, जो कि 484 हुआ करता है. So we can get this as 484 ohm as a resistance, no doubt. But one more thing it is to be found out here is the current, RMS current through the circuit. Yes. So IRMS, already we have put it as ERMS upon R, right? तो ERMS को अगर हमने R से डिवाइड कर दिया तो हमको IRMS मिलने वाला है, जिसमें ERMS कितना दिया है 220 और R कितना दिया हुआ है अभी हमने निकाला, ये देखो 484. So if you just divide this 220 by 484 तो हमको पता है कि 22 का स्क्वायर ही तो 484 है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, नहीं 10 आ जाएगा. 22 से अगर डिवाइड करेंगे तो और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 22 ही आ जाएगा क्योंकि 22 का स्क्वायर मतलब 484 होता है और 10 और 22 को भी अगर रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 11. So finally we are going to get this as 5 upon 11, which comes out to be simply about 0.5, less than 0.5. If you just calculate it carefully, then it will be 0.11 4s are 44 and 6 remainder 60 हो गया. So 11 5s are 55. Again 5 remainder and 5 will be recurring further. So ampere, this much is the current in ampere which is flowing in the circuit like this. Okay, so this will actually be the IRMS. Getting it? Okay, chalo, ठीक है. So let us stop this lecture here.
We have seen already the two questions, two numericals from this chapter, 12th and 13th. The next numericals you just try at home and just try to solve at home. We'll discuss later. We'll discuss in the next lecture whatever the doubts and also the remaining questions. Okay. Chalo, theek hai. So thank you all of you.